गर फिरदौस से बर रूहे ज़मी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। ये पंक्तियां कश्मीर को देखते हुए एक बहुत फेमस शायर ने लिखी थी। इसमें कहा गया है कि अगर दुनिया में कहीं पर स्वर्ग है तो वो केवल और केवल कश्मीर में है। ये पंक्तियां कश्मीर पर ठीक ढंग से लागू होती हैं, लेकिन पिछले कुछ दशकों से लगातार कश्मीर जो है वो आतंकवाद और हिंसा की चपेट में रहा है। पर धीरे धीरे बदलाव आपको देखने को मिल रहा है, और इसी बदलाव का परिणाम है कि कश्मीर की सरकार द्वारा अब कश्मीर में इको टूरिज्म जैसे नए कॉन्सेप्ट को लागू करने पर विचार किया जा रहा है। आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है IAS चैनल की इस नई वीडियो में। तो इसी नोट के साथ करते हैं वीडियो की शुरुआत, और सबसे पहले एक बार वीडियो की रूपरेखा को देख लेते हैं कि वीडियो में हम कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे खबर को लेकर के कि खबर क्या है और खबर में क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो डिस्कस किए गए हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि इको टूरिज्म क्या होता है, इको टूरिज्म के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, उन पर बात करेंगे। फिर इको टूरिज्म के मार्गदर्शक सिद्धांत क्या हो सकते हैं, यानी कि जब आप इको टूरिज्म का कॉन्सेप्ट डिजाइन करते हैं, किसी जगह को इको टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर जो है डेवलप किया जाता है, तो कौन कौन से सिद्धांत फॉलो किए जाते हैं, उन प्रिंसिपल्स की भी बात करेंगे। फिर इको टूरिज्म के लाभ क्या हो सकते हैं, क्यों हमें इको टूरिज्म की तरफ जाना चाहिए, भारत में इको टूरिज्म की क्या सिचुएशन है, और इको टूरिज्म से संबंधित क्या-क्या चुनौतियां आपको देखने को मिल सकती हैं। इन बिंदुओं पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो ओवरऑल वीडियो जो है काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अंत में करंट अफेयर का सवाल भी आपके लिए होगा, जिस सवाल के जवाब को आप जो है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसके अलावा ये जो पूरा वीडियो है आपका जीएस पेपर 3 से जुड़ा हुआ है, और आप इसे बायोडायवर्सिटी के सेगमेंट से जोड़ करके देख सकते हैं। तो इसी नोट के साथ करते हैं वीडियो की शुरुआत, और सबसे पहले एक बार देख लेते हैं कि आपका खबर क्या है। तो खबर हमारी ये है कि जम्मू कश्मीर की सरकार की तरफ से बंगस घाटी को इको टूरिज्म डेस्टिनेशन के तौर पर डेवलप करने का विचार जो है पेश किया गया है। किसको? बंगस घाटी। बंगस घाटी आपको याद रखना है, ये फैसला जो है मुख्य तौर पर जम्मू कश्मीर की सरकार की तरफ से पहलगाम, गुलमर्ग और सोनमर्ग में अनियंत्रित पर्यटन विकास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। जम्मू कश्मीर में अगर आप देखें तो वर्तमान समय में आपको एक टूरिज्म का बहुत बड़ा हब देखने को मिलेगा, और ये टूरिज्म आपका सीमित है पहलगाम, गुलमर्ग और सोनमर्ग जैसे इलाकों में। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि इन इलाकों में जो टूरिज्म आपको देखने को मिलता है वो टूरिज्म काफी ज्यादा अनसस्टेनेबल है, काफी ज्यादा अनियंत्रित है, जिसकी वजह से पर्यावरण को काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है। तो अब जम्मू कश्मीर की सरकार द्वारा इको टूरिज्म जैसे कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। कहां पर किया जाएगा? बंगस घाटी में। बंगस घाटी में इको टूरिज्म डेस्टिनेशन जो है डेवलप की जाएगी। अब बंगस घाटी की बात करते हैं। तो बंगस घाटी जो है ये आपको कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में देखने को मिलेगी, और लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि एलओसी के काफी ज्यादा निकट है। पहले अगर आप देखें तो इस क्षेत्र को, ये जो बंगस घाटी है, इस घाटी को आतंकवादियों द्वारा भारत में अवैध प्रवेश के लिए इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन अब धीरे धीरे घाटी में आपको शांति देखने को मिलेगी, और इसी को ध्यान में रखते हुए इस पूरे क्षेत्र को डेवलप करने के लिए जम्मू कश्मीर की सरकार की तरफ से ये इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया जा रहा है। तो ये सबसे पहले हमने देखा कि आपकी खबर क्या है, और खबर में क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे। तो इको टूरिज्म जो है मुख्य तौर पर आपका दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तरफ है आपका इको, जो कि दर्शाता है इकोसिस्टम को यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र को, और दूसरा है टूरिज्म यानी कि जो आपका पर्यटन को दर्शाता है। तो इको टूरिज्म का मतलब क्या है? इको टूरिज्म का मतलब है जब आप इकोसिस्टम और टूरिज्म दोनों को इंटीग्रेट करते हैं और दोनों को एक साथ डेवलप करने की कोशिश करते हैं। जैसे हम इसको परिभाषित करने की अगर आप कोशिश करें तो आप डिफाइन कर सकते हैं इको टूरिज्म किसी क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखते हुए वहां के पर्यटन को बढ़ावा देने की प्रक्रिया कही जा सकती है। यानी कि जब आप किसी क्षेत्र के इकोसिस्टम को बना करके रखते हैं, उसको नुकसान होने से बचाते हैं, और उसके साथ साथ वहां पर पर्यटन को डेवलप किया जाता है। यानी पर्यटन की डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो इकोसिस्टम के संरक्षण के साथ ही चलता है। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है आपका इको टूरिज्म। अब इको टूरिज्म के बेनिफिट अगर आप देखें, जाहिर तौर पर अगर आप पर्यटन को बढ़ावा देंगे और साथ साथ पर्यावरण को भी सुरक्षित करेंगे, तो इसके माध्यम से स्थानीय समुदाय को आर्थिक लाभ होगा, क्योंकि रोजगार पैदा होगा, लोगों को पैसे मिलेंगे, लोगों की आजीविका बढ़ेगी, और इसके साथ साथ आपको प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण भी देखने को मिलेगा। तो इससे दो बेनिफिट आपको ओवरऑल देखने को मिल जाते हैं। एक तो आपका जो स्थानीय समुदाय है, स्थानीय लोग जो है उनको रोजगार मिलता है, उनके लिए आजीविका के अवसर पैदा होते हैं, और इसके साथ साथ
साथ आप प्राकृतिक संसाधनों को भी संरक्षित कर सकते हैं। इसके अलावा इसके माध्यम से बेसिकली आप जैव विविधता को सुरक्षित करते हैं, प्राकृतिक वन्यजीव को सुरक्षित करते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान होने से बचाते हैं और साथ में पर्यावरण को और साथ में टूरिज्म को भी डेवलप किया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको इको टूरिज्म के बारे में याद रखने हैं कि इको टूरिज्म होता क्या है और क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको इको टूरिज्म में देखने को मिलते हैं। अब बढ़ा जाए आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट सूचना भी है। सूचना ये है कि इस होली के अवसर पर दृष्टि संस्थान की तरफ से आपके लिए एक विशेष उपहार जो है वो पेश किया जा रहा है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आपका आरएएस हो, चाहे आपका एमपीपीएससी हो, इन सभी एग्जाम्स की तैयारी के बीच में अगर आपको मार्गदर्शन की जरूरत है तो आप हमारे कोर्सेज ले सकते हैं। और इसमें भी सबसे खास बात क्या है? खास बात यह है कि सभी कोर्सेज अब आपको 60% कम कीमत पर मिलेंगे, यानी कि अब आपको बहुत कम भुगतान जो है इन कोर्सेज के लिए करना पड़ेगा। अफोर्डेबल प्राइस में आपको कोर्सेज मिल जाएंगे, एक अच्छी फैकल्टी मिल जाएगी, अच्छा मार्गदर्शन आपको मिल जाएगा, क्लासेस को डाउनलोड करने की सुविधा है, बिना इंटरनेट की भी आप देख सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा पैकेज जो है वो इस होली के अवसर पर संस्थान द्वारा आपके लिए पेश किया जा रहा है। तो आप इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं 60% कम कीमत पर। ऑफर का लाभ यदि आप उठाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और लिंक पर जाकर के आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप हमारे नंबर पर संपर्क करना चाहते हैं, अगर आप हमारे एक्सपर्ट से बात करना चाहते हैं तो नंबर भी आप नोट कर लीजिए। नंबर है हमारा 8750187501। इस नंबर पर आपको इस पूरे विषय के बारे में, इस पूरी सेल के बारे में और इसके साथ साथ अगर आपको अपनी तैयारी को लेकर के कोई समस्या है, अगर आपको तैयारी को लेकर के कोई चुनौती आ रही है तो उस चुनौती को भी आप सॉल्व कर सकते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के माध्यम से। तो आप इस नंबर का इस्तेमाल जो है किसी भी काम के लिए कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। ये एक इंपॉर्टेंट सूचना है, ये भी आपको याद रखना है कि कोर्सेज जो हैं उन पर 60% का डिस्काउंट है और बुक्स और टेस्ट सीरीज पर 40% का डिस्काउंट है और ये ऑफर आपका 12 मार्च तक लागू है। तो ऑफर का लाभ जो है आप उठा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए, बातचीत करते हैं इको टूरिज्म के मार्गदर्शक सिद्धांत क्या हैं। यानी कि जब आप इको टूरिज्म के कॉन्सेप्ट को डेवलप करते हैं, किसी जगह को आप इको टूरिज्म, इको टूरिस्ट स्पॉट के तौर पे डेवलप करते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी होती हैं, उनकी अगर आप बात करें, सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान में रखती है वो है आपका प्राकृतिक संरक्षण, प्राकृतिक आवास, जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी और पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण पर खासा जोर आपको देना होता है जब आप इको टूरिस्ट स्पॉट डेवलप करते हैं। इसके अलावा जब यात्री यात्रा करते हैं तो यात्रा के दौरान न्यूनतम पर्यावरणीय प्रभाव छोड़ने का प्रयास किया जाए। यानी कई बार जब आप यात्रा करते हैं, मान लीजिए आप किसी जगह घूमने गए, आपने वहां पर बोतल का पानी खरीदा और जो प्लास्टिक की बोतल है वो आपने रास्ते में ही फेंक दी, तो ये क्या करेगा, ये पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। लेकिन इको टूरिज्म में आप इसका ध्यान रखेंगे। इको टूरिज्म में आपको ये बताया जाएगा, आपको जागरूक किया जाएगा कि आपको किसी भी तरह के कचरे को इधर नहीं फेंकना है, आपको उसको जो है एक निश्चित स्थान पर ही फेंकना है। तो यात्रा के दौरान ये कोशिश की जाए कि न्यूनतम पर्यावरणीय प्रभाव आपको देखने को मिले। फिर समुदाय की भागीदारी काफी इंपॉर्टेंट है। जो लोकल कम्युनिटी है, जो वहाँ की लोकल लोग हैं, उनके पार्टिसिपेशन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनके पार्टिसिपेशन के बिना आप इको टूरिज्म का कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं कर सकते हैं। तो स्थानीय समुदाय को इको टूरिज्म गतिविधियों में शामिल करके उन्हें आर्थिक और सामाजिक लाभ दिया जा सकता है। समुदायों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए जिससे इको टूरिज्म परियोजनाओं की दीर्घकालिक सफलता आप सुनिश्चित कर सकते हैं। अगर आप स्थानीय समुदाय को शामिल नहीं करते हैं तो प्रोजेक्ट आपका लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि आप जो है लोकल कम्युनिटी को भी शामिल करें क्योंकि अंततः ग्राउंड लेवल पर वही मौजूद हैं। तो चीजों का जो इम्प्लीमेंटेशन होगा और इम्प्लीमेंटेशन के साथ साथ उनकी निगरानी जो है, निगरानी करने का काम आपका स्थानीय समुदाय द्वारा किया जाएगा। तो इसीलिए स्थानीय समुदाय को साथ लेकर के चलना काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सांस्कृतिक संवेदनशीलता बनाए रखना काफी इंपॉर्टेंट है। स्थानीय संस्कृतियों और परंपराओं के प्रति सम्मान दिखाने पर जोर दिया जाना चाहिए। पर्यटकों को सांस्कृतिक विनियमन में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यानी कि जहां पर भी आपका इको टूरिस्ट स्पॉट डेवलप किया जाएगा, उस इको टूरिस्ट स्पॉट में जो लोग रहते हैं, जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, उन स्थानीय लोगों की अपनी परंपराएं होती हैं, अपना कल्चर होता है। तो हमें हमारे जो पर्यटक हैं उनको भी इस बात को लेकर के सेंसिटाइज करने की जरूरत है कि वो स्थानीय लोगों के कल्चर का सम्मान करें, स्थानीय लोगों के कल्चर की रिस्पेक्ट करें। क्योंकि अगर आप कल्चर की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो अंततः एक जो है एक गैप क्रिएट होता चला जाएगा और वो स्थान, वो जो टूरिस्ट स्पॉट है, वो सही ढंग से काम नहीं कर पाएगा। तो कल्चर की रिस्पेक्ट करना और रिस्पेक्ट करने को लेकर के सेंसिटाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा शिक्षा और जागरूकता भी काफी इंपॉर्टेंट है।
अगर आप इन तमाम चीज़ों को लागू करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि जो आपके पर्यटक हैं, वो सही ढंग से व्यवहार करें, वो पर्यावरण का सम्मान करें, स्थानीय संस्कृति का सम्मान करें, तो आपको पर्यटकों को जागरूक करना पड़ेगा। जागरूक करना बहुत इम्पोर्टेंट है, लोगों को अवेयर करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट मार्गदर्शक सिद्धांत हैं, जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं जब आप किसी जगह को इको टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर डेवलप करना चाहते हैं। अब इको टूरिस्ट स्पॉट के फ़ायदे क्या हैं, बेनिफिट क्या हैं, उनकी अगर आप बात करें, बहुत सारे बेनिफिट हैं, कुछ को हमने पहले भी देख लिया है, कुछ पर हम बात करते हैं। जैसे सबसे पहला बेनिफिट है, आप इसके माध्यम से इकोसिस्टम और बायोडायवर्सिटी दोनों को सुरक्षित कर सकते हैं, दोनों को बचाए रख सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाभ जो है इसका हो जाता है। फिर ये आपका पर्यटन के आपका पर्यावरण के अनुकूल है, पर्यावरण के अनुकूल आप पर्यटन को डेवलप कर सकते हैं। स्थानीय समुदायों को रोजगार के अवसर मिलते हैं, स्थानीय संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण किया जा सकता है, उनका प्रचार प्रसार किया जा सकता है, क्योंकि आपका जब आप किसी क्षेत्र के इकोसिस्टम को सुरक्षित करते हैं, तो उस क्षेत्र का इकोसिस्टम कई बार लोगों की संस्कृति से जुड़ा होता है। खास तौर पर भारत में और जो आपके ट्राइबल इलाके हैं, वहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि जो ट्राइबल लोग हैं, उनकी संस्कृति नेचर से काफ़ी जुड़ी जुड़ी होती है। तो ऐसे में अगर आपका जो टूरिज़्म है, वो अनसस्टेनेबल होगा, तो उसकी वजह से नेचर को नुकसान होगा, और नेचर को नुकसान होने का मतलब ये है कि जो स्थानीय लोगों की संस्कृति है, वो संस्कृति प्रभावित हो रही है, वो कल्चर प्रभावित हो रहा है। तो उस कल्चर पर प्रभाव पड़ने से रोकने के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि हम पर्यावरण को भी उसी लिहाज से डेवलप करें जितना डेवलपमेंट आपका पर्यटन में हो रहा है। तो स्थानीय संस्कृति को भी आप संरक्षित कर सकते हैं, और पर्यटन से स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में भी मदद मिलती है। आप देखेंगे कि भारत में जितने भी इलाके हैं जहाँ पर टूरिस्ट स्पॉट आपको देखने को मिलेगा, चाहे आप एग्जाम्पल लें, आगरा का एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप एग्जाम्पल ले सकते हैं राजस्थान के कई इलाकों का, आप राजधानी दिल्ली का एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो जहाँ भी आपको टूरिज्म देखने को मिलता है, जहाँ भी टूरिज्म बहुत ज़्यादा होता है, उस जगह की इकोनॉमी बहुत डेवलप करती है। आपने देखा होगा, आप प्राचीन भारत में देखें, तो प्राचीन भारत में मंदिर जो थे, वो आपका शहरों का केंद्र हुआ करते थे, क्योंकि मंदिरों में आपको क्या देखने को मिलता है, लोग मंदिरों में यात्राएँ करने आते थे, और यात्राओं यात्राओं की वजह से आस-पास जो है एक पूरी अर्थव्यवस्था डेवलप होती थी। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट ये है कि जो यात्राएँ होती हैं, जो पर्यटन है, पूरा ट्रैवल का इकोसिस्टम है, ये किसी जगह की इकोनॉमी को डेवलप करने में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करता है। तो ये ओवरऑल हमने टूरिज्म, इको टूरिज्म के लाभ क्या हो सकते हैं, उन पर बात की। अब भारत में इको टूरिज्म को लेकर के क्या किया जा रहा है, क्या-क्या प्रयास हुए हैं, उनकी अगर आप बात करें, तो भारत में ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर इको टूरिज्म के कॉन्सेप्ट को लागू किया जा सकता है। जैसे अगर आप देखें, भारत में आप हिमालयी क्षेत्रों में इको टूरिज्म के कॉन्सेप्ट को लागू कर सकते हैं। केरल के बहुत सारे इलाके हैं, वेस्टर्न घाट वाला पूरा इलाका है, जहाँ पर आप इको टूरिज्म के कॉन्सेप्ट को लागू कर सकते हैं। इसके साथ-साथ नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका है, कितना शानदार इलाका है, वहाँ पर आप इको टूरिज्म के कॉन्सेप्ट को डेवलप कर सकते हैं। आप अंडमान और निकोबार में इको टूरिज्म को डेवलप कर सकते हैं, लक्षद्वीप समूह में आप इको टूरिज्म को डेवलप कर सकते हैं। तो भारत में इको टूरिज्म के कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के लिए एक बहुत बड़ा पोटेंशियल आपको देखने को मिल जाएगा। इसके साथ-साथ अगर आप देखें, सबसे पहला प्रयास जो भारत में किया गया था इको टूरिज्म को लेकर के, वो आपको केरल में देखने को मिला था। केरल में सबसे पहले थेनमाला नाम का एक स्थान है, जहाँ पर चरणबद्ध तरीके से इको टूरिज्म प्रोजेक्ट को डेवलप किया गया। तो ये सबसे पहला आपका प्रयास है। इसके अलावा भारत में जैव विविधता की अधिकता आपको देखने को मिलती है, जहाँ कई दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियां देखने को मिलती हैं, और इनको संरक्षित करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत के बहुत सारे जगह हैं, भारत के बहुत सारे इलाके हैं, बहुत सारे राज्य हैं, जहाँ पर आपको इको टूरिज्म का कॉन्सेप्ट डेवलप होता हुआ नज़र आ भी जाएगा। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पर आपको लद्दाख में देखने को मिलेगा, नागालैंड है, केरल है, सिक्किम है, इसके अलावा पश्चिम बंगाल है। ये वो तमाम जगह हैं जहाँ पर कम्युनिटी लेड इको टूरिज्म आपको देखने को मिलेगा। एक और एग्ज़ाम्पल की अगर आप बात करें, तो एक कार्यक्रम शुरू किया गया था आपका लद्दाख में। लद्दाख में होम स्टे कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, जहाँ पर गाँव में के विकास और संरक्षण के लिए धन जुटाने में मदद मिली थी। यानी कि एक पूरा गाँव था लद्दाख में, जहाँ पर लोग जो है होम स्टे डेवलप कर रहे थे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको देखने को मिल रहा था, और जो पैसे वहाँ से आ रहे थे, उस पैसे का इस्तेमाल जो है वो गाँव के डेवलपमेंट के लिए किया जा रहा था, गाँव के जो है विकास के लिए किया जा रहा था। तो किस तरीके से इको टूरिज्म का इस्तेमाल किया जा सकता है, वो हम यहाँ पर देखते हैं। एक और प्रोजेक्ट है, नागालैंड का प्रोजेक्ट है, नागालैंड का खुनोमा गाँव है, जहाँ पर ग्रीन विलेज प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। तो भारत का पहला ग्रीन विलेज भी जो है खनोमा गाँव है, नागालैंड का खनोमा गाँव।
अब नागालैंड के खनुमा गाँव में बेसिकली बहुत सारे प्रयास किए गए, जिसके माध्यम से उसको सस्टेनेबल डेवलप किया गया। जैसे वहाँ पर आपका जो हंटिंग होती थी उसको रोका गया, जो पेड़ों की कटाई होती थी उस पर वहाँ पर रोक लगाई गई, और जो आपके एग्रीकल्चर के मेथड्स हैं उन पर रोक लगाई गई। टेरिस जो फार्मिंग होती है, जो कि एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी फायदेमंद होती है, टेरिस फार्मिंग को यहाँ पर बढ़ोतरी जो है बढ़ावा दिया गया। इसके अलावा ये जो आपका खनुमा गाँव है, यहाँ पर युवा पीढ़ी को पर्यटक प्रबंधन का प्रशिक्षण भी दिया गया। तो ओवरऑल इस पूरे कार्यक्रम के माध्यम से खनुमा गाँव को भारत के पहले ग्रीन विलेज के तौर पर डेवलप किया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पहले जो हैं जो आपको भारत में देखने को मिल सकती हैं, और भारत में क्या पोटेंशियल है उसकी हमने बात की। अब इको टूरिज्म से जुड़ी कुछ चुनौतियां भी डिस्कस कर लेते हैं, क्या-क्या चैलेंजेस आते हैं इको टूरिज्म डेवलप करने के मामले में। सबसे पहला जो चैलेंज है वो है संरक्षण और पर्यटन के बीच में संतुलन बना के रखना। अब अगर आपको किसी जगह पर पर्यटन को डेवलप करना है तो वहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटकों की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन जैसे ही ज़्यादा पर्यटक आएँगे उस जगह का इकोसिस्टम प्रभावित होगा। तो अब इन दोनों के बीच में बैलेंस बना के रखना कि ज़्यादा पर्यटक भी आ सकें और पर्यावरण को भी नुकसान ना हो, ये बैलेंस बना के रखना बहुत चैलेंजिंग काम होता है। तो एक तो ये सबसे बड़ा चैलेंज हो गया कि आपको पर्यटन और विकास, पर्यटन और संरक्षण के बीच में जो एक संतुलन बना करके रखना है, वो संतुलन काफ़ी चैलेंजिंग होता है। दूसरा आपका जो चैलेंज है वो ग्रीन वॉशिंग का है। सबसे पहले ग्रीन वॉशिंग के मतलब को अगर आप समझें, ग्रीन वॉशिंग का मतलब होता है कि जब आप अपने प्रोडक्ट को पर्यावरण के अनुकूल होने की तरह पेश करते हैं, लेकिन असल मायने में वो पर्यावरण के अनुकूल नहीं है। यानी कि जब आप अपने प्रोडक्ट को लेकर के भ्रामक जानकारी पेश करते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है ये पर्यावरण के अनुकूल है, पर्यावरण के लिए बेहतर है, लेकिन असल मायने में वो पर्यावरण के लिए बेहतर नहीं होता है। इसको कहा जाता है ग्रीन वॉशिंग। तो जो इको टूरिज्म का कॉन्सेप्ट है वो ग्रीन वॉशिंग, वहाँ पर ग्रीन वॉशिंग एक बड़ा चैलेंज के तौर पे सामने आता है कि कई जो गाँव हैं या कई जो इलाके हैं वो ग्रीन वॉशिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं और भ्रामक जानकारी जो है अपने इलाके के बारे में पेश कर सकते हैं। तो ये ग्रीन वॉशिंग का एक बड़ी समस्या यहाँ पर है। फिर अवसंरचना विकास भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि अगर आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, अगर आपको पर्यावरण को सुरक्षित रखना है तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाना पड़ेगा। अगर आपको पर्यटन बढ़ाना है तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आप हिमालयी क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको वहाँ पर जो है अवसंरचना डेवलप करनी पड़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। या वहाँ पर आपको सड़कें बनानी पड़ेंगी, वहाँ पर आपको आवास बनाने पड़ेंगे, वहाँ पर आपको ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा देनी पड़ेगी। लेकिन ये जो सुविधाएँ हैं, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से आपका पर्यावरण प्रभावित होता है। तो यहाँ पर भी वही समस्या आती है कि आप डेवलपमेंट और जो आपका पर्यावरण है, इन दोनों के बीच में बैलेंस कैसे लेकर के आएँगे, ये भी एक बड़ा चैलेंज है। फिर संस्कृति और सामाजिक प्रभाव आपको देखने को मिलता है। अगर आप अनियंत्रित तरीके से पर्यटन को डेवलप करते हैं, तो स्थानीय संस्कृति इसकी वजह से प्रभावित होती है। इसके साथ-साथ जलवायु परिवर्तन का जो जोखिम है, वो भी यहाँ पर इको टूरिज़्म को प्रभावित कर सकता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चैलेंजेज़ हमने देखे जो कि आपको इको टूरिज़्म के मामले में देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर हमारा टॉपिक समाप्त होता है। अंत में आपके लिए एक सवाल है, जिस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प ग्रीन वॉशिंग को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित करता है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए पर्यावरण को नुकसान पहुँचाए बिना स्थायी पर्यटन को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी पर्यावरण अनुकूल दिखने के लिए कंपनियों द्वारा किया गया भ्रामक प्रचार, ऑप्शन सी जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के लिए किए गए प्रयास, और ऑप्शन डी स्थानीय समुदायों को पर्यावरण संरक्षण में शामिल करने की प्रक्रिया। तो अब इसका सही जवाब क्या होगा वो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए हैं वो टॉपिक आपको समझ में आए होंगे, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ। यहाँ पर करते हैं इस वीडियो को समाप्त, और वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। तो वीडियो को करते हैं समाप्त, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।